लगा रहे थे विज़न का टेस्ट दूसरा। तो हमने 10 क्वेश्चन लास्ट टाइम करे थे, आज हम आगे के देखेंगे 10 क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन 11। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इस समिति का अध्यक्ष केवल लोकसभा से हो सकता है। दूसरा, सदस्यों को प्रतिवर्ष 1 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से या से सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना तो 1 ना तो 2। तो मैंने आपको बताया था कि आपको जो भी लगता है आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, फिर उसका आंसर करेक्ट हो तो राइट करिए, नहीं तो रॉन्ग करिए और लास्ट में काउंट करिए और देखिए आपका भी टेस्ट कैसा जा रहा है। बाकी हम आपको एक्सप्लेन तो करते जाएँगे, जिससे आपका करंट और स्टैटिक पार्ट भी साथ में हो जाता है इससे। तो क्वेश्चन 11 का आंसर सी है, यानी 1 और 2 दोनों ही सही है। यानी कि जो सरकारी उपक्रम संबंधी समितियां होती हैं, ठीक है, इस समिति का गठन वर्ष 1964 में कृष्ण मेनन समिति के अनुशंसा पर किया गया था। तो ये बनी थी 1964 में, जो कृष्ण मेनन समिति थी उनके अनुशंसा पर। इस समिति के कार्य इस प्रकार है: सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखों की जांच करना। देखिए, जो सरकारी उपक्रम होते हैं उनके जो अकाउंट्स वगैरह होते हैं उनकी जांच करना और सरकारी उपक्रमों पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करना। समिति निम्नलिखित के संबंध में कोई जांच या अनुसंधान नहीं कर सकती है, जैसे कि प्रमुख सरकारी नीतियों से जुड़े मामले जो सरकारी उपक्रमों की व्यावसायिक या व्यापारिक प्रकारों से जुड़े नहीं हो। ठीक है, दिन के प्रशासन से जुड़े मामले, ऐसे मामले जिन पर विचार के लिए किसी विशेष सांविधिक प्रावधान है जिसके अंतर्गत कोई सरकारी उपक्रम विशेष की स्थापना हुई है, के तहत मशीनरी स्थापित की गई है। तकनीकी मामले, क्योंकि इनके सदस्य तकनीकी विशेषज्ञ नहीं होते हैं, तो कुछ है मामले जिससे रिलेटेड वो जांच नहीं कर सकती। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से किसी एक को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करता है। तो पहला कथन सही है कि समिति का अध्यक्ष केवल लोकसभा से हो सकता है, सही है। सदस्यों को प्रतिवर्ष 1 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। इसके लिए निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। तो कथन 2 सही है कि उन्हें 1 साल के लिए चुना जाता है। किसी मंत्री को समिति का सदस्य नहीं चुना जाता है, इसलिए सी सही है। 1 और 2 दोनों ही कथन सही थे, इसलिए क्वेश्चन 11 का आंसर हमारा सी था। अब क्वेश्चन 12 देखते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है: ए, राज्यसभा के उपसभापति को, बी, लोकसभा अध्यक्ष को, सी, राज्यसभा के महासचिव को, डी, भारत के राष्ट्रपति को। तो आपको इसका आंसर देना है, हम देखते हैं। तो 12 का आंसर डी था। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करता है, आपको पता होगा। अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है, 5 साल के लिए रहते हैं। हालांकि आर्टिकल 67 क्लॉज ए के प्रावधान के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति को देता है अपना त्यागपत्र। ठीक है, तो 12 का आंसर हमारा डी था। अब देखते हैं 13। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, क्योंकि उन्हें इसे संसद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण पर महाभियोग लगाने के प्रस्ताव के सिवाय विधायिका में चर्चा नहीं की जा सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो इसका आंसर सोचिए। तो 13 का आंसर सी था, यानी 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यकाल के संबंध में संविधान में निम्नलिखित प्रावधान है: वह 65 वर्ष की आयु पूरी कर सकने तक अपना पद पर बना रह सकता है, मतलब वो 65 साल तक अपने पद पे रह सकते हैं। उनकी आयु के संबंध में किसी प्रश्न का निर्धारण ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से किया जाएगा संसद द्वारा अवधारित किया जाए। वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देता है। ठीक है, ज़्यादातर त्यागपत्र राष्ट्रपति को दिए जाते हैं, तो ध्यान रखिए, पहला भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था। संसद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा उसे उसके पद से हटाया जा सकता है, इसलिए उसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, मतलब उनकी कोई टाइमिंग नहीं होती कि इतने साल। ठीक है, मैक्सिमम एज तो होती है। तो संसद अनुशंसा करे उस पर राष्ट्रपति द्वारा उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है, इसलिए उनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। विधायिका में न्यायाधीशों के आचरण पर महाभियोग लगाने के प्रस्तावों के सिवाय कोई चर्चा नहीं की जा सकती। तो ठीक है, अब जो कोर्ट है उसको बहुत तरीके से सुरक्षा दी गई है ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके। तो विधायक, मतलब अगर जो विधायिका होती है उसमें क्या है, उनके आचरण पर चर्चा नहीं कर सकते। ठीक है, और लेकिन अगर महाभियोग लगाया जा रहा है उनको हटाने के लिए, तो फिर उस पर उसके अलावा और कोई चर्चा नहीं हो सकती है। तो 13 का आंसर हमारा सी था। 1 और 2 दोनों ही कथन सही थे। अब 14 देखते हैं। विधान परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, राज्यों में विधान परिषद के सृजन के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। 2, इसके पास साधारण विधेयकों
के लिए विधानसभा की समान शक्तियाँ होती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना तो दो। तो 14 का आंसर डी है, यानी कि दोनों ही कथन सही नहीं थे। जो विधान परिषद है उसके मतलब उसको बनाने के लिए संविधान संशोधन तो नहीं करना पड़ता है, ठीक है। पहले कथन में था करना पड़ता है, नहीं। सेकंड भी गलत है कि साधारण विधेयकों के लिए उसके पास विधानसभा के समान शक्तियाँ होती है। अब देखते हैं, भारत में द्विसदनीय शासन प्रणाली है, मतलब 2 सदन होते हैं, अर्थात संसद के 2 सदन है। राज्य स्तर पर लोकसभा के समकक्ष विधानसभा होती है और राज्यसभा के समकक्ष विधान परिषद होती है, ठीक है। जैसे कि लोकसभा के सेंटर में होती है, तो जो हमारे स्टेट होते हैं उधर विधानसभा होती है, और जैसे सेंटर में राज्यसभा होती है वैसे स्टेट में विधान परिषद होती है। राज्यसभा की तरह विधान परिषद भी स्थायी सदन होता है और इसका विघटन नहीं होता है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होते रहते हैं। ये एक स्थायी मतलब चलते रहने वाला सदन है, विघटित नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष मतलब सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कथन एक सही नहीं है। संसद किसी विधान परिषद का उत्साधन या सृजन कर सकती है। संसद बना सकती है कोई विधान परिषद या हटा सकती है यदि संबंधित राज्य की विधानसभा इस संबंध में संकल्प पारित कर दे। यदि विधानसभा इसके लिए संकल्प पारित करे तो ऐसा संकल्प राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित होना चाहिए। ये पूर्ण बहुमत, साधारण बहुमत, इन सबको ध्यान से पढ़ा करिए, ठीक है। तो पूर्ण बहुमत से होना चाहिए। विधान परिषद के सृजन या उत्साधन के लिए संसद का अधिनियम आर्टिकल 368 के प्रयोजन हेतु संविधान का संशोधन नहीं माना जाता है। तो इतनी बड़ी बात नहीं कि संविधान में संशोधन करना पड़े, ठीक है, तो नहीं होता है। और सामान्य विधान की तरह साधारण बहुमत से पारित किया जाता है इसको, ठीक है। अब देखते हैं, कथन दूसरा भी सही नहीं है। क्यों? यदि कोई साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकता है। यदि विधान परिषद के सुझावों को विधानसभा अस्वीकृत कर दे या विधान परिषद स्वयं विधेयक को अस्वीकृत कर दे या 3 माह तक उस पर कोई कार्रवाई ना करे, तब विधानसभा इसे पुनः पारित करके विधान परिषद को भेज सकती है। इसके पश्चात यदि विधानसभा दोबारा विधेयक को अस्वीकार कर दे, उसे उन संशोधनों के साथ पारित कर दे जो विधानसभा को अस्वीकार हो, या 1 महीने के भीतर पारित न करे, तब इसे दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित मान लिया जाता है जैसा कि विधानसभा ने इसे दूसरी बार पारित किया था, ठीक है। तो अब मतलब वो अगर वो मतलब ये है कि दूसरा अगर वो जो विधान परिषद है, ठीक है, अगर वो संशोधन करिए कुछ करिए तो ऐसा नहीं है कि वो रुक जाएगा, वो पारित हो ही जाएगा, ठीक है। इस तरह से किसी साधारण विधेयक को पारित करने के संदर्भ में विधानसभा को विशेष शक्ति प्राप्त है। विधान परिषद किसी विधेयक को अधिकतम 4 माह के लिए रोक सकती है। ज़्यादातर वो क्या कर सकती है, 4 माह के लिए रोक सकती है। पहली बार 3 माह के लिए, दूसरी बार 1 माह के लिए। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। अब सेंटर में क्या होता है, अगर मान लीजिए दोनों जो है लोकसभा राज्यसभा, उनमें कोई बात नहीं बन रही है तो संयुक्त बैठक होती है, जॉइंट उनकी होती है, ठीक है। इसमें नहीं होती। इसमें जो विधान परिषद है वो ज़्यादातर 4 महीने रोक सकती है, पहले 3 महीने के लिए, फिर एक बार 1 महीने के लिए, लेकिन वो पारित हो ही जाता है। तो इस तरीके से उसके पास ज़्यादा शक्तियाँ नहीं हैं साधारण विधेयक के मामले में भी, मतलब एकदम जो पावरलेस टाइप का बना दी जाती है विधान परिषद, ठीक है। यहाँ पर ये बात आप समझ गए होंगे कि साधारण विधेयक, मान लीजिए विधान सभा जो है वो अगर कोई विधेयक भेजती है विधान परिषद को, तो अगर वो उसे पारित कर दे या फिर नहीं करे या फिर ज़्यादा उसे 3 महीने के लिए रोक सकती है, उसमें संशोधन कर दे। लेकिन अगर विधानसभा इसे पुनः पारित करके दोबारा उनके पास भेजती है तो विधान परिषद दोबारा उसे अस्वीकार कर दे या उसमें संशोधन के साथ पारित करे या उसको मतलब 1 महीने के लिए और रोक ले, लेकिन उसके बाद भी क्या है, मतलब अगर वो मना भी कर दे तो विधानसभा से इसे पारित माना जाता है। तो साधारण विधेयक के मामले में उसे कोई विशेष शक्ति नहीं है। तो क्वेश्चन 14 का आंसर हमारा डी था। 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियों में राज्य विधानसभा का कोई सदस्य निर्हरित हो जाता है? ए, यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है, यदि वह विकृतिचित है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है, यदि वह 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत निर्हरित कर दिया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, केवल 1 2, केवल 2, केवल 1 3 या 1 2 3। तो 15 का आंसर डी है, यानी कि तीनों ही कथन सही थे। तो देखते हैं, संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति राज्य विधान परिषद या विधानसभा के लिए चुने जाने और उसकी सदस्यता के लिए निर्धारित होगा, ठीक है, यदि वह संघ या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर है। अगर लाभ के पद पर है तो उसे हटाया जा सकता है, किसी मंत्री या राज्य विधानमंडल द्वारा छूट प्राप्त किसी अन्य पद या कार्यालय को छोड़कर, ठीक है। यदि वह विकृतिचित है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है, जो मैं कथन 2 में कहा गया था, ठीक है। यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है, अगर वो दिवालिया है तो भी,
ठीक है, उसको निर्धारित कर सकते हैं। यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता अर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुशक्ति को अस्वीकार किए हुए है, अभी स्वीकार किए हुए हैं, ठीक है। और यदि वे संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा उसके अधीन निर्धारित कर दिया जाता है, तो कई सारे कारण होते हैं कि उनको निर्धारित कर सकते हैं। संविधान में यह भी प्रावधान है कि कोई व्यक्ति 10वीं अनुसूची के उपबंधों के अंतर्गत परिवर्तन के आधार पर निर्धारित कर दिया जाता है, तो वह राज्य विधानमंडल के किसी भी उनके सदस्य के लिए निर्धारित होगा। तो कथन 3 जो था वो यही था कि वह 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत अगर निर्धारित कर दिया गया है तो वो भी ठीक है। यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन के संबंध में किसी कदाचार का दोषी पाया जाता है और यदि ऐसे किसी निगम में निदेशक या प्रबंधकीय एजेंट इसमें सरकार का वित्तीय हिस्सा शामिल हो तो हटा देते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 कुछ अपराधों के लिए दोषसिद्धि पर निर्भरता से संबंधित है। किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया या धारा 8 का क्लॉज 1, 2 और 3 के तहत विभिन्न समयावधि के लिए कारावास की सजा प्राप्त व्यक्ति को दोषसिद्धि की तारीख से निर्धारित घोषित किया जाएगा। उसे छोड़े जाने से 6 वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए निर्धारित बना रहेगा। यदि वर्ष 2015 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि किसी उम्मीदवार ने अपने आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा नहीं किया है तो निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्वाचन परिणाम घोषित किए जाने के बाद भी निर्वाचन रद्द किया जा सकता है। तो ये सारे कारण हैं कि किसी को हटा सकते हैं। तो क्वेश्चन 15 का आंसर हमारा डी था। अब देखते हैं क्वेश्चन 16। भारत में पंचायती राज के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, बलवंत राय मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की। दूसरा, राजस्थान पंचायती राज की स्थापना करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य था। तीसरा, पंचायती राज संस्था को 1982 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, 2, केवल 2, केवल 1, 3 या 1, 2, 3। तो 16 का आंसर हमारा बी है, यानी कि केवल जो कथन 2 था वो सही था, बाकी पहला और तीसरा गलत था। देखिए, जनवरी 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1950 द्वारा किए गए कार्यों की जांच करने और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपायों का सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया। ठीक है, इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की, जिसे अंततः पंचायती राज के रूप में जाना गया। उसके तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की स्थापना की गई। तो पहले कथन में था कि बलवंत राय मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की बात की थी, तो नहीं, त्रिस्तरीय बात की थी। ठीक है, और तो पहला कथन सही नहीं है। दूसरा है कि राजस्थान पंचायती राज की स्थापना करने वाला पहला राज्य था, तो हमें कथन 2 में कहा गया था, सही है, वहाँ सबसे पहले हुआ था राजस्थान में। इस योजना का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में किया गया था। राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश ने वर्ष 1959 में इस व्यवस्था को अपनाया था। इसके बाद अधिकांश राज्यों ने इस व्यवस्था को अपनाया। देखिए, पंचायत जो टॉपिक है ना, वो हर सिलेबस में उसमें अलग से दिया होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ठीक है, और हमें कथन में कहा था 1982, इसलिए गलत है। इससे ने पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। इसने उन्हें संविधान के वाद योग हिस्से के अधीन ला दिया है। दूसरे शब्दों में, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारें नई पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने के लिए संवैधानिक दायित्व के अधीन आ गए हैं। परिणाम स्वरूप पंचायतों का गठन और नियमित अंतराल पर चुनाव राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं है। ठीक है, तो पहला तीसरा गलत है। 16 का आंसर हमारा बी था। अब देखते हैं क्वेश्चन 70। अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारत के संविधान में भारतीय क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं किया गया है तथा यह इस संबंध में कानून बनाने हेतु संसद को अधिकृत करता है। 2, संसद राज्यों के मध्य व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से ऐसे सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो बताइए आंसर। तो 17 का आंसर बी है, यानी कि कथन 2 ही सही था, पहला सही नहीं था। तो हम देखते हैं, भारत के संविधान का आर्टिकल 301 यह घोषणा करता है कि संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम स्वतंत्र होगा। संविधान के भाग 13 के अन्य प्रावधानों अनुच्छेद 302 और 305 में लगाए गए प्रतिबंधों के अतिरिक्त आर्टिकल
301 द्वारा गारंटीकृत प्रत्याभूत स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों से मुक्त है, इसलिए कथन एक सही है। कथन एक में कहा था भारत के संविधान में भारतीय क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं किया गया है तथा इस संबंध में कानून बनाए तो संसद को अधिकृत करता है। तो पहला कथन गलत है कि इस संबंध में कोई कानून नहीं बनाया गया है, सॉरी कोई प्रावधान नहीं किया गया है, ठीक है, तो वो गलत था, प्रावधान किए गए हैं। सेकंड कथन सही है कि संसद राज्यों के मध्य व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है। यह संसद सार्वजनिक हित में राज्यों के मध्य, ठीक है, सार्वजनिक हित में संसद राज्यों के मध्य और राज्यों के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है, मतलब राज्यों के बीच व्यापार पर वो प्रतिबंध लगा सकती है सार्वजनिक हित में। लेकिन संसद भारत के किसी भाग में वस्तु की कमी के मामले को छोड़कर एक राज्य को दूसरे पर वरीयता नहीं दे सकती, ठीक है, वो वरीयता नहीं देगी किसी राज्य को, या राज्यों के मध्य विभेद नहीं कर सकती, इसलिए कथन 2 सही है, 1 गलत है। तो 17 का हमारा बी सही था, यानी दूसरा सही था, पहला गलत था। अब देखते हैं क्वेश्चन 18। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के संदर्भ में अनुसूची के प्रावधान संबंधित है। ए, प्रत्येक भारतीय राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों को बढ़ावा देने से। बी, अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा से। सी, कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के लिए शपथ और प्रतिज्ञान से। डी, अन्य क्षेत्रों के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों के निवासियों के हितों की रक्षा से। तो ये पूछा है जो 5वीं और 6ठी अनुसूची है वो किससे रिलेटेड है, तो आप बताइए, फिर हम आंसर देखते हैं। तो जो क्वेश्चन 18 है उसका आंसर हमारा बी है, ठीक है। ये चीज़ तो आपको शायद पता ही होगी कि जो 5वीं और 6ठी अनुसूची है वो अनुसूचित जनजातियों की हितों की सुरक्षा से रिलेटेड है, ठीक है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में 4 राज्यों, ठीक है, 5 और 4 याद रखिए, 5वीं अनुसूची में 4 राज्यों के, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में AMTM भी बोलते हैं, के अतिरिक्त किसी भी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधित प्रावधानों की चर्चा की गई है। तो 5वीं अनुसूची में ये जो 4 राज्य हैं उनको छोड़कर किसी भी बाकी जितने भी किसी भी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों मतलब जिन राज्यों में SC STs हैं, ठीक है, STs हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों की चर्चा की गई है। चूंकि इन क्षेत्रों में आदिवासी निवास करते हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं तथा उनकी स्थिति में सुधार के लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता होती है। देखिए जनजातियाँ वैसे आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई होती है, सामाजिक रूप से, तो उनके लिए अलग से प्रयास करने होते हैं, इसलिए इनके बारे में अलग से प्रावधान है। 5वीं अनुसूची में वर्णित प्रशासन की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं, जैसे राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है, राष्ट्रपति को, ठीक है, वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र बता सकता है। वह संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से इसके क्षेत्रफल को बढ़ाया घटा सकता है, इनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, तो इस तरह के नाम को रद्द कर सकता है या ऐसे क्षेत्रों को नया नाम देने के लिए नया आदेश दे सकता है, ये सारे काम वो कर सकता है। जो 6वीं अनुसूची है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन हेतु प्रावधान, ठीक है। 6वीं अनुसूची में 4 राज्यों के लिए है और 5वीं अनुसूची में 4 राज्यों को छोड़कर बाकी के लिए, ठीक है। तो फिर इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इसलिए बी का 18 का बी सही था हमारा। अब हम 19 देखते हैं। पंचायतों के गठन के 2 वर्ष बाद ही समय से पूर्व इसका विघटन होने पर इसे 5 वर्ष की पूरी अवधि के लिए पुनर्गठित किया जाएगा। शेष कार्यकाल के लिए नवनिर्वाचन नहीं किया जाएगा। शेष अवधि को पूरा करने के लिए इसे पुनर्गठित किया जाएगा। राज्य विधानसभा कार्यवाही की दिशा निर्धारित करेगी, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हैं, तो बताइए क्या होगा। तो 19 का सी सही है, यानी शेष अवधि को पूरा करने के लिए इसे पुनर्गठित किया जाएगा, ठीक है। जो 73वां संविधान संशोधन पंचायत के प्रत्येक स्तर पर 5 वर्ष के कार्यकाल का प्रावधान करता है, ठीक है, 5 ईयर्स के लिए होती है। तथापि समय पूरा होने से पूर्व भी उसे विघटित किया जा सकता है, मतलब पहले भी हटाया जा सकता है। इसके बाद पंचायत गठन के लिए नवनिर्वाचन इसकी 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व अथवा बी विघटित होने की दशा में इसके विघटन की तिथि से 6 माह की अवधि के भीतर संपन्न होंगे। परंतु शेष अवधि जिसमें भंग पंचायत अपना कार्य संचालन जारी रखती है 6 माह से कम है, ऐसी अवधि के लिए नई पंचायत के गठन के लिए नए चुनाव करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा एक भंग पंचायत के स्थान पर एक गठित पंचायत जो भंग पंचायत की शेष अवधि के लिए गठित की गई वह भंग पंचायत की शेष अवधि तक ही कार्य करेगी, ठीक है। मतलब जो पंचायत भंग करी गई है उसके बाद जो होगी वो उसकी शेष अवधि के लिए कार्य करेगी। दूसरे शब्दों में एक पंचायत जो समय पूर्व भंग होने पर पुनर्गठित हुई है वह पूरे 5 वर्ष की निर्धारित अवधि तक कार्यरत नहीं होती है, बल्कि शेष अवधि के लिए ही कार्य करती है। तो सी सही है।
एक बार मैं आपको फिर समझा देती हूँ कि देखिए क्या होता है ना कि जैसे अगर पंचायत विघटित हो गई है पहले समय से पहले, तो इसका जो नया निर्वाचन होगा वो इसकी जो 5 वर्ष की जो अवधि है उसकी समाप्ति से पूर्व होगा, या इसके विघटित होने की तिथि के 6 माह की अवधि के भीतर नए चुनाव होंगे, ठीक है? लेकिन मान लीजिए अगर जो उसका बचा हुआ समय है वो 6 महीने से कम है, ठीक है? तो क्या होता है ऐसी अवधि के लिए एक मतलब पुनर्गठन करते हैं। नई पंचायत के गठन के लिए नए चुनाव करवाने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि टाइम 6 महीने से कम है। इसके अलावा एक भंग पंचायत के स्थान पर एक गठित पंचायत जो है वो शेष अवधि के लिए काम करेगी, लेकिन वो उतने ही टाइम काम करेगी जितने टाइम जो अवधि बची होगी, ठीक है? बात समझ में आ गई होगी अब आपको? तो 19 का CF 20 देखते हैं क्वेश्चन। 7वीं अनुसूची के संदर्भ में स्थानीय शासन विषय निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? ए संघ सूची के, बी राज सूची के, सी समवर्ती सूची के, डी अवशिष्ट शक्तियों के। तो 20 का आंसर बी है। स्थानीय शासन एक राज्य विषय है, ठीक है? राज्य का विषय है स्थानीय शासन, ये याद रखिए। ऑब्वियसली मतलब राज्य ही तो कर पाएंगे ना, तो राज्य इस विषय पर अपने कानून बनाने के लिए स्वतंत्र होते हैं, किंतु जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में संशोधन किया गया, तब राज्यों के लिए स्थानीय निकायों के विषय पर निर्मित कानूनों को संशोधित संविधान के अनुरूप बनाने के लिए उसमें परिवर्तन करना अनिवार्य हो गया। इन संशोधनों के आलोक में राज्यों के कानूनों में आवश्यक परिवर्तन करने हेतु राज्यों को 1 वर्ष का समय दिया गया था, इसलिए विकल्प बी सही है हमारा। तो क्वेश्चन 20 का आंसर हमारा बी था। अब आगे के 10 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होता है तो टाइम ज़्यादा लगता है। आगे हम ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, अभी 10 ही देखते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।